हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ऑन अकेडमी। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं निखिल गोयल एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी का अपने इरिगेशन इंजीनियरिंग लेक्चर्स में स्वागत करता हूं। सो मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ी शिद्दत के साथ एज यूजुअल एज ऑलवेज आप लोगों को पढ़ाने के लिए अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पधार रहा हूं, पधार चुका हूं, पधारूंगा, पढ़ाता रहूंगा। बस आप लोग पढ़ते रहिए और शेयर करते रहिए वीडियो को। इसी तरह का कंटेंट जो इरिगेशन इंजीनियरिंग में मैं आप लोगों को दे रहा हूं, इसी तरह का कंटेंट आपको आगे भी मिलता रहेगा। आप अपना काम करते रहिए, वीडियो से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और हमारा अपने माँ बाप का, अपने देश का और अपना नाम रोशन करते रहिए। सो मेरे प्यारे दोस्तों, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं आप लोगों के लिए इरिगेशन इंजीनियरिंग, जो कि जनरली मैं अपने पेड कोर्स में पढ़ाता हूँ, वो मैं पढ़ा चुका हूँ और पढ़ा रहा हूँ। काफ़ी लेक्चर पहले दे चुका हूँ। उम्मीद है अगर आप पहली बार मेरे सेशन को देख रहे हैं तो इससे पहले वाला लेक्चर भी देख लेना। काफी सारे लेक्चर दे चुका हूं, 4-5 लेक्चर हो चुके हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग के। एक एक चीज बड़ी डिटेल में क्वेश्चंस के साथ आप लोगों को कराने का प्रयास है मेरा, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये बात कह सकता हूं कि मैं अपने प्रयास में जरूर सक्सेसफुल होऊंगा। नाउ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं अपना प्लस कोर्स लॉन्च कर चुका हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप मुझसे मेरे प्लस कोर्स में इसी तरह का कंटेंट पाना चाहते हैं, इसी तरह से पढ़ना चाहते हैं, सो मेरे प्यारे दोस्तों, प्लस कोर्स में आप लोगों को मेरी तरफ से डिटेल्ड कोर्स पढ़ाया जाता है। सब कुछ जो आपके एग्जाम के लिए आपको चाहिए वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। सो दिस इज माय कोड एनजी लाइव। ये कोड जब आप पेमेंट करते टाइम लगाते हैं तो आप डायरेक्टली मेरी फैमिली से जुड़ जाते हैं। मैं और मेरी टीम आप लोगों को वहां पर पूरा नॉन टेक्निकल और टेक्निकल बड़ी शिद्दत के साथ, डिटेल में, प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ, नोट्स के साथ, लाइव डाउट सेशन के साथ, लाइव लेक्चर के साथ पढ़ाते हैं। तो इसी तरह के कंटेंट के लिए, इसी तरह के नोट्स के लिए, इसी तरह की स्ट्रेटजी के लिए और इसी तरह के सपोर्ट के लिए मेरी फैमिली से जुड़िए। मेरी गाइडेंस में अपनी सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी नहीं, सीखने का प्रयास भी करिए, क्योंकि मेरा फंडा रहता है कि मैं आपको सिर्फ पढ़ाऊं नहीं, मैं आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग के कुछ प्रैक्टिकल फैक्ट्स भी बताऊं कि थ्योरी से प्रैक्टिकल को किस तरह से रिलेट किया जाता है और इसका फ्यूचर में आपको कहां यूज मिलेगा। तो मेरी पूरी कोशिश यही रहती है और मैं अपने लेक्चर्स में ये बताने का प्रयास भी करता हूं स्टूडेंट्स को। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, याद रखना है आप लोगों को, एनजी लाइव इज माई कोड। अभी इसी के साथ छोटा सा इंफॉर्मेशन और देता हूं बच्चों कि ये एनजी लाइव कोड जो है ना, ये आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अनअकैडमी पर आप लोगों को 32 प्लस कोर्स की तैयारी करवाई जाती है और ये सारे टॉप एजुकेटर पढ़ाते हैं। तो भैया, इन 32 प्लस कोर्स में आप इस एनजी लाइव कोड को अप्लाई कर सकते हैं। अगर 10% का डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं तो आप उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं, मुझसे जुड़ने के लिए खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। तो भैया, आप इस कोड को याद रखेंगे, एनजी लाइव कोड है हमारा। इसी के साथ जब आप पेमेंट करते हैं ना, तो पेमेंट करते टाइम आप लोगों को इस तरीके से एक इंटरफेस मिलेगा। यहां आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है, हैव अ रेफरल कोड का, उसके साथ ही गिफ्ट बना होता है। भैया, गिफ्ट तो जरूरी है ना, 10% का डिस्काउंट मिलता है। तो 1 साल की कॉस्ट आफ्टर अप्लाइंग द एनजी लाइव कोड यहां अप्लाई करना है। 1 साल की कॉस्ट आपकी 5400 रुपए और 2 साल की कॉस्ट आपकी 6480 रुपीज पड़ती है। दैट इज द कंप्लीट पैकेज कॉस्ट। इट मीन्स आपको अलग से कुछ नहीं देना होता, सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। चाहे नोट्स हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो आपके लाइव लेक्चर्स हो, चाहे वो आपके डाउट सेशन हो, चाहे वो आपके पीडीएफ हो, कुछ भी हो, सब इसमें इंक्लूड होता है, अलग से कुछ नहीं जाता। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, बहुत काम की बात है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, चलिए अपने इरिगेशन को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह एज यूजुअल एज ऑलवेज उसी एनर्जी के साथ जो मैं लिखवाऊंगा, जो मैं पढ़ाऊंगा, मेरी आप लोगों से एडवाइस और रिक्वेस्ट रहेगी कि नोट्स प्रिपेयर करना, क्योंकि आपके फ्यूचर में बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। फिर सेशन के लास्ट में दोबारा से थोड़ी सी बात करेंगे। याद रखना, एनजी लाइव कोड इज माई कोड टू ज्वाइन मी ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। यू नीड टू लर्न दैट कोड एंड अप्लाई दैट कोड ड्यूरिंग द पेमेंट। इट विल गिव यू 10% डिस्काउंट। दैट इज द इंस्टेंट डिस्काउंट। तुरंत के तुरंत आपको पता लग जाएगा, और जब डिस्काउंट मिले ना तो मुस्कुराइएगा, क्योंकि आप मुझसे जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए। What we have discussed in lecture number 3, what was the last topic? I think so. In the last topic, we have discussed about the irrigation efficiencies. हम लोगों ने लास्ट टॉपिक के अंदर इरिगेशन एफिशिएंसीज के बारे में पढ़ लिया था। हम लोगों ने ये जाना था कि देयर आर 5 टाइप ऑफ द एफिशिएंसी। फर्स्ट एफिशिएंसी इज नोन टू बी एज द वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी।
First efficiency is what? Water conveyance efficiency. Second efficiency is what? Water application efficiency. Third efficiency is what? Water distribution efficiency. Fourth efficiency is what? Water use efficiency. Fifth efficiency is what? Water storage efficiency. तो ये सारी की सारी efficiency हम लोगों ने along with one question we have already discussed this. So I hope so कि इसमें कोई problem नहीं है आप लोगों को, ये सब आप लोगों को अच्छे से भली भांति क्लियर चल रहा है. तो अभी बात आती है कि what should we have to discuss in this session. तो अभी इस सेशन में अपने को क्या डिस्कस करना है वो लेकर चलते हैं. नाउ मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बाद मेरे पास एक छोटा सा टॉपिक आता है दैट इज नोन टू बी एज द इरिगेशन रिक्वायरमेंट. देखिए, हमेशा की तरह मैं आज भी कहना चाहूंगा, मैं हमेशा शब्दों के महत्व को लेकर चलता हूं. अगर शब्दों का मतलब मुझे पता है तो शायद मुझे चैप्टर की जानकारी बहुत जल्दी हो सकती है और एक अच्छे लेवल पे हो सकती है. तो मैं कहना चाहूंगा व्हाट डू यू मीन बाय द इरिगेशन रिक्वायरमेंट. आई कैन से दैट इरिगेशन तो मैं पढ़ के आ चुका हूं. व्हाट डू यू मीन बाय द इरिगेशन टर्म? इरिगेशन मीन्स वाटर. अरे जितना भी पानी आपको लगाना होता है, एप्लीकेशन ऑफ द वाटर इन द फील्ड इज इरिगेशन. और रिक्वायरमेंट मतलब जरूरत. रिक्वायरमेंट मतलब जरूरत. मैंने कहा मेरी फील्ड के अंदर कितनी पानी की जरूरत है, दैट इज नोन टू बी एज द इरिगेशन रिक्वायरमेंट. सर अगर इतना ही जानना था ना तो एक अलग से टॉपिक बनाने की जरूरत नहीं थी. मेरी बात तो समझते हुए चलना. ये तुम पहले भी जान चुके हो, जो तुमने कहा था डेल्टा और ड्यूटी. डेल्टा और ड्यूटी में तुम लोगों ने यही पढ़ा था कि भैया कितना किसके लिए जरूरत होता है, वो तुम पढ़ चुके थे. मेजर थिंग आती है लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ तो अलग पढ़ोगे. तो यहाँ बात आती है कि भैया तुम्हें कितना अपनी फील्ड के अंदर पानी डालना है ताकि तुम्हारी फसल बहुत अच्छे से हो सके. साथ ही साथ तुम्हें उन लॉसेस को भी कंसीडर करना है जो तुम्हारी फील्ड के अंदर होते हैं. जैसे कि रन ऑफ लॉस हो सकता है, जैसे कि परकोलेशन लॉस हो सकता है, जैसे कि आपका इवेपोट्रांसपिरेशन लॉस हो सकता है, जैसे कि आपका कन्वेयंस लॉस हो सकता है. सो आई विल से दैट देयर आर वेरियस टाइप ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वाटर इन द फील्ड अलोंग विद द कंसिडरेशन ऑफ द लॉसेस. जैसा मैं कहता हूं कि आपकी फील्ड में टोटल 1 सेंटीमीटर डेप्थ की वाटर जरूरत है 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में. मैंने कहा कि अगर वहां पे आपका इवेपोट्रांसपिरेशन से ही लॉस हो रहा है 0.2 सेंटीमीटर का, तो तुम कह सकते हो यार आपको 0.2 सेंटीमीटर अलग से डालना पड़ेगा. तो रिक्वायरमेंट कितनी हो गई? रिक्वायरमेंट कितनी हो गई आपकी? 0.2 सेंटीमीटर की. दोबारा सुनो, आपको ये पता था आपकी फील्ड को 1 सेंटीमीटर की जरूरत थी, आपने 1 सेंटीमीटर की जरूरत दे दी. आई एम सेइंग दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, जो कंजम्पटिव यूज था वो 1 सेंटीमीटर डेप्थ का था, लेकिन जब इवेपोट्रांसपिरेशन हो रहा है तो वो 0.2 सेंटीमीटर का हो रहा है. आई कैन से दैट वहां पर जो एक्स्ट्रा लॉस जा रहा है उस एक्स्ट्रा लॉस को तुम्हें कवर अप करना पड़ेगा ना. तो वो क्या हुई? वो एक तरह की रिक्वायरमेंट हो गई आप लोगों की. तो इरिगेशन रिक्वायरमेंट है क्या? इरिगेशन रिक्वायरमेंट इज डिफाइंड एज द water requirement of the crops. I will define it as water requirement of the crops. Water requirement of the crops in excess of what? In excess of rainfall, in excess of evapotranspiration, in excess of conveyance losses. There are various factors जिनको हम लोग losses के terms में consider करते हैं और वो losses को हमें exclude करना होता है. लॉसेस को हमें एक्सक्लूड करना होता है. तो उन्हीं लॉसेस को एक्सक्लूड करने के बाद जो आपका वाटर रिक्वायर्ड होता है दैट इज नोन टू बी एज द इरिगेशन रिक्वायरमेंट. देयर आर वेरियस टाइप ऑफ द इरिगेशन रिक्वायरमेंट. फर्स्ट इरिगेशन रिक्वायरमेंट इज नोन टू बी एज द कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट. नाउ व्हाट इज द कंजम्पटिव? देखो जो लिखवाऊंगा बस उतना याद रख लेना. मैं गारंटी देता हूँ इससे बाहर नहीं आएगा क्योंकि होता ही नहीं है. कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होती है? देखिए, आई विल से दैट, पहले फॉर्मूला लिख दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा. आई विल से दैट CIR इज इक्वल टू में CU माइनस में RE, वेयर CU इज इक्वल टू कंजम्पटिव यूज, वेयर CU इज इक्वल टू कंजम्पटिव यूज. तुमको सब पता है कंजम्पटिव यूज क्या होता है, पढ़ाया था मैंने लेक्चर नंबर 4 में. RE इज इक्वल टू रेनफॉल. RE इज इक्वल टू रेनफॉल जो भी आपका चल रहा है जनरली सेंटीमीटर हाइट में हम लोग इसको लेकर चलते हैं. कौन सा रेनफॉल है? इफेक्टिव रेनफॉल, जो मेरे काम में आ रहा है. और बात को समझना,
तुम्हें फॉर्मूले से क्या समझ आ रहा है सर? What you are getting from this formula? I can say that you are actually getting from the formula that कि तुम लोगों को 1 सेंटीमीटर पानी की जरूरत थी जो कि कंजम्पटिव यूज था। उस 1 सेंटीमीटर को पूरा करने के लिए यार बफरिंग हो रहा है। आप लोग से एक दरख्वास्त है, मेरा नेट ओके चल रहा है, ऐसा साउंड प्रॉब्लम, बफरिंग, वीडियो हैंग होना, कुछ भी होना, वो सब बोलने से पहले एक बार ही रिफ्रेश किया करो। बिकॉज जब आप ऐसे बोलते हो बफरिंग हो रहा है या साउंड क्लियर नहीं आ रहा, तो मैं इग्नोर भी नहीं कर पाता और मैं ढंग से पढ़ा भी नहीं पाता। तो मेरे अंदर भी एक फील बैठा रहता है ना, तो टूट जाता है। समझने का प्रयास कर रहे हो? एक कॉन्टिन्यूटी होती है। हर किसी को पढ़ाने का एक मजा जब भी आता है जब कॉन्टिन्यूटी बने, बंदा डीप में उतर जाए। मैं उतर नहीं पाता तुम्हारे इस कंसेप्ट के कारण, तो इसीलिए बोलने से पहले एक बार रिफ्रेश किया करो, हो जाएगा सही। ठीक है, चल बात आती है यहां से कि CIR इज इक्वल टू CU माइनस RE। तुम्हें पता था तुम्हें 1 सेंटीमीटर डेप्थ की जरूरत है पानी असली कंजम्पटिव यूज के लिए। मैंने कहा वहां पर ऑलरेडी बारिश की वजह से 0.5 सेंटीमीटर हो चुका है पूरा। बारिश भी तो हो रही है, बारिश की वजह से 0.5 सेंटीमीटर पूरा हो गया। सर आपको कितना देने की जरूरत है? 0.5। जाहिर सी बात है तुम्हारे एप्लीकेशन ऑफ वाटर सिर्फ 0.5 सेंटीमीटर डेप्थ का होगा, बिकॉज ऑलरेडी बाकी हो चुका है, ऑलरेडी बाकी हो चुका है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है वो कंजम्पटिव यूज में से रेनफॉल घटा दो, वो तुम्हारी रिक्वायरमेंट आ गई। ये चीज समझ आनी चाहिए तुम लोगों को प्यारे दोस्तों। अब मेरी बात आती है यहाँ पे कि ये एक छोटी सी बात आती है कि भैया ये तो चलो CIR का फॉर्मूला तुमने यहाँ से लिख लिया कि CIR क्या होता है। अभी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की अगर बात करूं तो CIR एक्चुअली में कंसीडर क्या करता है, देख लो। इट एक्चुअली कंसीडर्स, इट इज व्हाट, कंसीडर नहीं, इट इज एक्चुअली the requirement of the water for the proper yielding of the crop। मेरे शब्दों का जरा महत्व को समझना, इसी भाषा में लिखने का प्रयास करूंगा। for proper yielding of the crop in excess of rainfall, in excess of effective rainfall। जाहिर सी बात है मैंने डेफिनेशन सिर्फ फॉर्मूले के बेसिस पर लिखी है अभी तक। अब जो लिखने वाला हूं वो जरूरी है। to meet the requirement of evapotranspiration। ये किसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है? जनरली जो evapotranspiration से पानी उड़ता है ना, जो evapotranspiration से पानी उड़ता है, ये सिर्फ उस फैक्टर को कंसीडर करता है, ये सिर्फ उस फैक्टर को कंसीडर करता है। लॉस कौन सा कंसीडर करेगा CIR? इट विल ओनली बी गोइंग टू कंसीडर evapotranspiration। ठीक, तो टू मीट रिक्वायरमेंट ऑफ evapotranspiration ऐसा लिख लो, to meet requirement of evapotranspiration। ये सिर्फ इसी को कंसीडर करता है और इस शब्द को जरूरी याद रखना क्योंकि एग्जाम में पूछता है। दूसरा मेरे पास फैक्टर आता है, दूसरी रिक्वायरमेंट आती है, दैट इज नोन टू बी एज द नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। आई विल से ओनली वन थिंग एंड यू विल गोइंग टू कलेक्ट ऑल द डाटा फ्रॉम दिस बाय योर ओन। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होती है? यहां से आई एम सेइंग कि इट इज डिफाइंड एज NIR। इट इज डिफाइंड एज NIR। नाउ व्हाट इज NIR? Sir, NIR is net irrigation requirement। I will say, पहले एक सेंटेंस लिखता हूं तुम्हें और ज्यादा क्लियर होगा। It includes losses या फिर it includes losses of percolation नहीं, pre-sowing ऐसा लिख लो। It includes the losses of pre-sowing। It includes the losses of pre-sowing requirement। pre-sowing तुम लोग समझ रहे हो ना, सीड उगाने से पहले जो पानी करते थे, that is known to be as the paleo irrigation। वो है pre-sowing। ठीक है, it includes losses of the pre-sowing requirement, leaching requirement along with evapotranspiration। यानी तुम्हें एक चीज समझ में आ चुका है कि ये इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन के साथ प्री सोइंग रिक्वायरमेंट और लीचिंग रिक्वायरमेंट को भी कंसीडर करता है। और तुम ये बात कह सकते हो कि सर अगर ये ज्यादा लॉसेस को कंसीडर कर रहा है तो CIR से ज्यादा होगा। ऑब्वियसली यार, CIR में सिर्फ इवेपोट्रांसपिरेशन ले रहे थे ना, इस वाले के अंदर यू आर कंसीडरिंग इवेपोट्रांसपिरेशन एज वेल एज प्री सोइंग लॉस
as well as leaching requirement. So you need to put more water in the field to complete the yielding production. ठीक है, तो मैंने कहा along with evapotranspiration के साथ साथ ये दोनों चीजें लेकर चलता है. अब तुम्हें ये चीज भी समझ आ चुकी है, मेरी ख्याल में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. You can also create the formula by your own. I will write the formula here. NIR क्या होगा? NIR is equal to CIR plus leaching requirement plus pre-sowing requirement PSR. कोई डाउट ही नहीं है, ये फॉर्मूला बन गया है, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके बाद मेरी बात आती है यहाँ से, दैट इज नोन टू बी एज द फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट. दैट इज नोन टू बी एज द फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट. नाउ फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट में क्या होता है? इट विल इंक्लूड्स FIR. It includes रन ऑफ लॉस. यहां पर क्या होता है कि तुम लोग क्या करते हो, इसमें रन ऑफ लॉस और ऐड कर देते हो. इट इंक्लूड्स NIR प्लस रन ऑफ लॉस. जो तुम्हारा सरफेस रन ऑफ होता है, भाई पानी फील्ड में बहता है, थोड़ा बाहर भी चले जाता है, तो रन ऑफ लॉस होता है, तो ये रन ऑफ लॉस को भी कंसीडर करता है. तो आई विल से दैट फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट विल बी इक्वल टू NIR प्लस रन ऑफ लॉस. ये चीज समझ में आनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. बस अगर प्रॉब्लम आ गई तो शायद मेरे लिए और तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा. हाँ, चौथा क्या होता है यहाँ से, दैट इज नोन टू बी एज द ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट. आई विल से ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट में क्या चलता है लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों का सारे लॉस कंसीडर कर लो. ग्रॉस का मतलब ही टोटल होता है. लॉस कौन कौन से मैंने तुमको पढ़ाने से पहले अभी बताए. मैंने कहा तुम्हारा रन ऑफ लॉस होता है, शब्दों पर गौर देंगे तुम्हें क्लियर हो जाएगा. रन ऑफ लॉस होता है, उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन परकोलेशन लॉस होता है, उसके बाद इवेपोट्रांसपिरेशन लॉस होता है, उसके बाद लीचिंग रिक्वायरमेंट भी एक लॉस ही है, उससे पहले एक कन्वेयंस लॉस भी होता है, सारे इंक्लूड कर लिए, कन्वेयंस और ऐड कर दो. आई विल से दैट ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट में होता क्या है, इट विल बी गोइंग टू कंसीडर द कन्वेयंस लॉस आल्सो, GIR. It includes all losses. ब्रैकेट में लिख लो यहाँ पर इवेपोट्रांसपिरेशन लॉस, इवेपोट्रांसपिरेशन को भी कंसीडर करेगा. उसके बाद रन ऑफ को भी कंसीडर करेगा, उसके बाद प्री सोइंग रिक्वायरमेंट को भी कंसीडर करेगा, उसके बाद लीचिंग रिक्वायरमेंट को भी कंसीडर करेगा, प्लस कन्वेयंस को भी करेगा, कन्वेयंस लॉस को भी कंसीडर करता है. सो आई कैन राइट द फॉर्मूला ऑफ दिस एज व्हाट, आई कैन राइट ना कि GIR इज इक्वल टू, मैं दो फॉर्मूले बना सकता हूं अकॉर्डिंग टू मी. GIR इज इक्वल टू FIR प्लस कन्वेयंस लॉस. तो एक चीज क्लियर करते हुए चलना, ये जनरली काम नहीं आता क्योंकि कन्वेयंस लॉस और फील्ड में ऐसे रिलेशन मिलता नहीं है जल्दी से. मेरे पास फॉर्मूला कौन सा काम आता है, ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू NIR अपॉन एप्लीकेशन एफिशिएंसी, वेयर NA इज इक्वल टू वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी. मेरे पास जो जनरल फॉर्मूला काम आता है वो नीचे वाला आता है, लेकिन ऊपर वाला फॉर्मूला भी गलत नहीं है. मेजर जो यूज होता है वो नीचे वाला होता है, काम ऊपर वाला भी आ सकता है. अब एक बारी मुझे यस करके लिखो कि तुम्हें ये सारी चीजें कंप्लीट हुई कि नहीं हुई. इसके बाद एक नोट करके लिख देता हूं मैं यहाँ से. तुम लोगों को बेसिक चीजें पता है कि CIR सबसे छोटा होगा, उसके बाद NIR होगा, उसके बाद FIR होगा और उसके बाद GIR होगा. बेसिक चीज है, कॉमन सेंस है, मैं ये चीज अपने आप से लिख सकता हूँ. ठीक है, ओके. नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके बाद मेरी बात आती है यहाँ से, एक छोटा सा क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद फर्दर हम आगे. सॉरी सर, मैं लाइव नहीं देख पा रहा हूँ, कोई बात नहीं यार, एज योर विश, आप बाद में देख लेना, बट देख जरूर लेना क्योंकि आप ही की डिमांड पर इरिगेशन स्टार्ट हुआ था. तो क्वेश्चन आपको क्या कहता है, क्वेश्चन इज सेइंग टू यू दैट कि अ वाटर कोर्स, शब्दों पर गौर देना, अ वाटर कोर्स कमांड एन इरिगेटेड एरिया ऑफ 1000 हेक्टेयर. आपको कहता है एक वाटर कोर्स कमांड इरिगेटेड एरिया ऑफ 1000 हेक्टेयर. इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन ऑफ राइस, यानी राइस की इंटेंसिटी आपको गिवन है यहाँ पर इरिगेशन के लिए, दैट इज 70%. आगे आपको कहता है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ राइस फॉर टेक प्लेस, टाइम आपको गिवन है इसके लिए 15 दिनों का. टोटल डेप्थ ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड बाय द क्रॉप इज, यानी टोटल डेल्टा आपको गिवन है, डेप्थ ऑफ द वाटर गिवन है 500 mm का. टोटल डेप्थ ऑफ द वाटर, टोटल इसकी प्रोडक्शन के लिए 500 mm का पानी चाहिए.
using rainfall falling on the field, using rainfall falling on the field during this period of 120 mm, यानी यूजफुल रेनफॉल कितने दिन के लिए हुआ, यूजफुल रेनफॉल जो है वो कितना हुआ है आपका, दैट इज 120 mm। 500 mm की टोटल डेप्थ चाहिए, 120 mm बारिश से आ गया तो यहीं पर निकाल दो रिक्वायर्ड डेप्थ कितनी हुई, एक्स्ट्रा डेप्थ कितनी चाहिए कि 500 माइनस 120। ये कंसेप्ट नहीं गलत होना चाहिए, ये सबको पता होना चाहिए कि तुम्हें बाहर से पानी कितना देना पड़ेगा, 380 mm, क्योंकि 120 तुम्हारी बारिश से पानी आ गया था। नाउ एक्चुअली व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग टू यू, क्वेश्चन इज सेइंग दैट you have to find the duty of the water during transplantation, duty during transplantation, duty during transplantation। उसके बाद आपको बोला गया है you need to find duty during, you need to find duty during, duty during, duty at the head of the water, duty at head of the water course। आपको head of the water course पे ड्यूटी निकालना है। उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन आपको बोला गया है आपको टोटल डिस्चार्ज निकालना है। ये तीन चीजें आप लोगों को निकालनी है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा। सभी को पता है कि बेसिक फॉर्मूला यहाँ जो यूज होने वाला है वो मेरे पास क्या होने वाला है, दो फॉर्मूले यूज करूंगा। क्यों, ड्यूटी तो पूछा ही है ना, ड्यूटी तो पूछा ही है। ड्यूटी इज इक्वल टू एरिया अपॉन डिस्चार्ज होता है, बेसिक फॉर्मूला तो मेरे पास ये आएगा। और क्वेश्चन में मुझे यहाँ से टाइम भी गिवन है, क्वेश्चन में टाइम भी गिवन है, क्वेश्चन में मुझे यहाँ पर डेल्टा भी गिवन है, क्वेश्चन में डेल्टा भी गिवन है। आई कैन राइट कि यूज हो ना हो बट लिख लेता हूं। मेरे पास एक और फॉर्मूला था, डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 डी बाई ड्यूटी, ये फॉर्मूला भी था। अब मुझे नहीं पता यूज होगा कि नहीं होगा बट मैंने लिख लिया। और लेडीज एंड जेंटलमैन एक बार क्वेश्चन और पढ़ लो, सही रहेगा। टोटल एरिया कितना है 1000, राइस कितने एरिया में उग रहा है 70% पे। टोटल 15 दिन के लिए राइस को उगाया गया है, 500 mm की पानी की जरूरत थी, बारिश ने 120 mm दे दिया। एक्स्ट्रा पानी कितना देना पड़ा 380 mm, ये तुमने निकाल दिया। तुमसे कह रहा है ट्रांसप्लांटेशन की ड्यूटी कितनी होगी। उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन तुमसे ये भी कह रहा है हेड ऑफ द वाटर कोर्स पे कितना होगा। उसके बाद तुम्हें ये भी कह रहा है डिस्चार्ज कितना होगा। अब इसी के साथ एक चीज और दे रखी है वो लिख लो, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट लॉसेस कितना आ रहा है टोटल, टोटल लॉसेज है 20% ऑफ द टोटल, टोटल लॉसेज है 20%, जितना भी पानी था उसका 20% लॉस है, ठीक है। तो ओरिजिनली तो 80% काम में आ रहा है, बात को समझते हुए चलना। आई एम सेइंग दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, ट्रांसप्लांटेशन मतलब उसके उगने तक का, मतलब राइस उग रहा था तो उसका, तो आई कैन राइट एज ना टोटल इंटेंसिटी ऑफ द राइस इरिगेशन। राइस कितने एरिया पे उग रहा है, राइस का एरिया कितना हो गया 70% ऑफ 10,000, 70% ऑफ 10,000 हेक्टेयर। सबको पता है यहाँ से व्हेन आई विल बी गोइंग टू सॉल्व इट, अरे यार सॉल्व नहीं करेगा क्या, सॉल्व कर लेते। ये आ रहा है मेरे पास 7,000 हेक्टेयर, 1000 था कि 10,000 था, 1000 तो 700 हेक्टेयर हो जाएगा, 700 हेक्टेयर का, ठीक है। उसके बाद आपको एक चीज तो पता है कि आपको बी का वैल्यू गिवन है 120 दिन के लिए, डेल्टा गिवन है 380 mm के लिए, ड्यूटी गिवन है आपको निकालनी है, ड्यूटी आपको निकालनी है। नाउ यू कैन राइट लेडीज एंड जेंटलमैन कि D इज इक्वल टू 8.64 इंटू में 15 अपॉन में डेल्टा की वैल्यू 380 mm है यानी 0.38 कर दूं। When I will be going to solve it, I will get the value of the duty as। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर जल्दी निकाल के बताना कितना आ रहा है। मेरे पास इसका सॉल्व नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास इसका, आंसर बताना कितना आ रहा है सॉल्व करके। $341.05 जो भी आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने निकाल दिया हेक्टेयर पर क्यूबिक, हेक्टेयर पर क्यूबिक इतना ड्यूटी आ रहा है टोटल प्रोडक्शन के टाइम पे। अब मुझे कह रहा है ड्यूटी एट द, अब मुझे कह रहा है ड्यूटी एट द हेड, ड्यूटी एट द हेड। सर आई कैन से दैट आई हैव टू कंसीडर द लॉसेस आल्सो। ड्यूटी एट द हेड मुझे कह रहा है कि आपको निकालना है, यू आर ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन दैट कि एट द हेड पोर्शन देयर आर द लॉसेस, एट द हेड पोर्शन देयर आर द लॉसेस। तो टोटल ड्यूटी थी 341, सर 20% लॉस कर दो ना। मैंने कहा बचा कितना 80% ना, तो ऐसा लिख लेता हूं मैं, चलो
100 में से 20% माइनस कर देता हूं इसका, और टोटल ड्यूटी का मेरे पास 80% जो आएगा वो मेरे पास ड्यूटी एट द हेड हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यू विल गोइंग टू सॉल्व दिस एंड टेल मी प्लीज द आंसर, व्हाट इज द आंसर ऑफ दैट? 200 कुछ आएगा, 270 के आसपास। देखना एक बार आंसर कितना आ रहा है। 272 ना, 272.84 हेक्टेयर पर क्यूबिक। ये मेरे पास आ गया आफ्टर लॉसेस, यानी हेड पर इतनी ड्यूटी आ रही है। ये क्या है सर? आई कैन से दैट कि लॉसेस कंसीडर कर रहे हैं, दिस इज एक्चुअल ड्यूटी, दिस इज एक्चुअल ड्यूटी, और उससे पहले वाली में लॉस कंसीडर नहीं कर रहा था, तो आई कैन से दैट दिस इज आइडियल ड्यूटी। अब मेरा फंक्शन क्या बनता है? व्हेन आई नीड टू कैलकुलेट द डिस्चार्ज टर्म, दिस इज आइडियल ड्यूटी। I need to calculate the discharge, I have to take this actual duty. And I know that, sir, discharge is equal to what? I know that, na? Discharge is equal to area upon duty. I can write it as area तो 700 हेक्टेयर था ही, एरिया तो 700 हेक्टेयर था ही। ड्यूटी कितनी आ रही थी? 272.84, 272.84। When I will be going to solve it, I will get area. जल्दी थम्स अप करो, समझ आया कि नहीं आया, फिर हम आगे चलेंगे। सभी को क्लियर होना चाहिए भैया। ओके, अभी मेरी बात आती है यहाँ पर लेडीज एंड जेंटलमैन। इसके बाद मेरा जो टॉपिक आता है दैट इज नोन टू बी एज वी हैव टू कंसीडर सम लॉसेस आल्सो, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस काइंड ऑफ द लॉस इन हाइड्रोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉस कौन सा अभी पढ़ना है मुझे? दैट इज नोन टू बी एज द evapotranspiration. Now I will say that evapotranspiration has been totally discussed in the topic of hydrology. उम्मीद मुझे ये जग रही है कि तुम्हें ये आता होगा, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं अभी पढ़ाऊंगा क्योंकि नए बच्चे भी जुड़ते हैं हमारे साथ अलग अलग कोर्स में, बट ये मैं पढ़ा चुका हूं। तो अभी आप लोगों के लिए रिवीजन होगा, जो नए बच्चे हैं उनके लिए पढ़ाई हो जाएगी। आई कैन से दैट इवेपोट्रांसपिरेशन क्या होता है? आई विल से कि इवेपोट्रांसपिरेशन मतलब इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन। नाउ एवरीबडी नोज दैट व्हाट इज इवेपोरेशन, एवरीबडी नोज दैट what is evaporation. I will define evaporation as loss of water in the form of the vapors, loss of water in vapor form, in vapor form, from what? From field, from plants, from vegetation cover, I will say that कि जिस तरह से मेरा लॉस होता है, प्लांट्स नहीं कहूंगा मैं, वेजिटेशन कवर का नाम दे देता हूं। मैं ये बात कहूंगा, प्लांट्स नहीं कहूंगा मैं, वेजिटेशन कवर का नाम दे देता हूं। फ्रॉम ओशियन कह लो, ये सारी चीजों से जितना भी मेरा वेपर की फॉर्म में पानी का लॉस होता है, गर्मी के कारण पानी भाप में बन जाती है, उसको बोला जाता है इवेपोरेशन। आई विल से दैट व्हाट इज ट्रांसपिरेशन हियर? ट्रांसपिरेशन इज डिफाइंड एज, आप सभी को पता है पानी जो है वो पेड़ों की जड़ों से लेकर पूरे ऊपर तक जाता है। आई विल से दैट वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन, वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन, वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन ऑफ द प्लांट will go upward and evaporates from the leaves, I will say that ये जो आपका पानी पत्तियों से उड़ रहा है ना, ये जो पत्तियों से उड़ रहा है, that is called as transpiration. उस पानी को, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है। नाउ अभी मैं क्या कर रहा हूं? आई एम कंसीडरिंग द एग्रीकल्चरल लैंड, ऑब्वियसली ना, एग्रीकल्चरल बोले तो इरिगेशन में तो एग्रीकल्चरल लैंड को लेकर चलूंगा। आई कैन से दैट इन एग्रीकल्चरल लैंड देयर इज फील्ड एज वेल एज वेजिटेशन कवर। वहां पे फील्ड भी है प्लस वेजिटेशन कवर भी है, और वेजिटेशन कवर के साथ साथ मैं कहूंगा वेजिटेशन कवर का बेसिक मतलब होता है कि उसमें प्लांट्स हैं। वेजिटेशन कवर का बेसिक मतलब होता है उसमें प्लांट्स हैं। तो आई कैन से दैट कि सर देयर विल बी द लॉस, वहां पर जो लॉस होगा मेरा वाटर का, दैट इज फ्रॉम द फील्ड एज वेल, प्लस फ्रॉम वेजिटेशन कवर। वो मेरा फील्ड से भी होगा, वो मेरा वेजिटेशन से भी होगा। तो आई कैन से दैट ना, यहाँ पे इवेपोरेशन भी हो रहा है, वहां पे ट्रांसपिरेशन भी हो रहा है, तो दोनों को मिला के मुझे क्या बनता है यहाँ से? इवेपोट्रांसपिरेशन। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन हो रहा है।
दोनों को मिलाने के बाद मेरे पास क्या बनता है सर? दैट इज नोन टू बी एज द इवेपोट्रांसपिरेशन। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं यहां से कि इवेपोट्रांसपिरेशन पढ़ना हमारे लिए एग्रीकल्चरल केस में बहुत जरूरी है। We are not actually going to concern over the evaporation. I have already told you that evaporation कैनाल पे होता है, बट हम उसको कंसीडर नहीं करते क्योंकि बहुत कम होता है, उसको लिया ही नहीं जाता। लेकिन फील्ड की जब मैं बात करता हूं तो वहां पे आपका ट्रांसपिरेशन लॉस भी होता है, इवेपोरेशन लॉस भी होता है, जिसके कारण मैं अलग अलग नहीं पढ़ता। I will just study it in the combined form that is known to be as the evapotranspiration. Got it? चलिए, अब मेरी बात आती है यहाँ पर लेडीज एंड जेंटलमैन, इवेपोट्रांसपिरेशन को हम लोगों ने जान लिया और इवेपोट्रांसपिरेशन एक्चुअली में किस फैक्टर पे डिपेंड करता है वो चीज जान लेते हैं। फैक्टर्स ऑन विच evapotranspiration डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच evapotranspiration, या evapotranspiration को मैं पूरा नहीं लिखूंगा, आई विल राइट इट एज ET, बस आई विल राइट इट एज बड़ा ET। इवेपोट्रांसपिरेशन किस चीज पे डिपेंड करता है वो जरा जान लेते हैं। आई विल से दैट, इसको लिख लो आप लोग ET, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। पहला फैक्टर तो मेरा यही आता है लेडीज एंड जेंटलमैन कि मेरा वेदर कंडीशन कैसा है। वेदर कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, भाई गर्मी ज्यादा है सर्दी ज्यादा है, इवेपोरेशन उसी के बेस पे डिपेंड करेगा। अगर मौसम में ह्यूमिडिटी है तो इवेपोरेशन कम होगा, अगर मौसम के अंदर वो है फॉग है इवेपोरेशन कम होगा, गर्मी ज्यादा है इवेपोरेशन ज्यादा होगा। तो डिपेंड ऑन द वेदर कंडीशन। हाँ, तो ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए, बेसिक सा चीज है। दूसरा मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ मेरी टाइप ऑफ द सॉइल पे डिपेंड करता है, मेरे एनुअल रेनफॉल पे डिपेंड करता है, मेरे वहां के रेनफॉल पे डिपेंड करता है, मेरे वहां के क्रॉप पैटर्न्स पे डिपेंड करता है, मेरे वहां के टाइप ऑफ क्रॉप पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ क्रॉप पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये सारी चीजों पे मेरा डिपेंड करता है। आई विल से दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, तीसरी चीज मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरा क्रॉप फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द क्रॉप फैक्टर एज वेल। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि क्रॉप फैक्टर कहाँ काम आता है। कोई बच्चा मुझे बताएगा क्रॉप फैक्टर फिजिकल सिग्निफिकेंस कहाँ शो करता है अपनी? कल ही बताया मैंने, लेक्चर 3 में बताया था। कोई भी बताए कि क्रॉप फैक्टर अपनी फिजिकल सिग्निफिकेंस कहाँ शो करता है? हाँ, क्रॉप रोटेशन में। आई विल से दैट ये क्रॉप फैक्टर पे डिपेंड करता है, सॉइल मैनेजमेंट सिस्टम पे डिपेंड करता है, सॉइल मैनेजमेंट सिस्टम पे भी डिपेंड करेगा किस तरह से मिट्टी को मैनेज किया जा रहा है। उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन यही आपका सॉइल की सैलिनिटी पे भी डिपेंड करेगा। तो ये सारी चीजों पे आपका इवेपोट्रांसपिरेशन डिपेंड करता है, याद रखना है। अभी इसके बाद मेरी बात आती है यहाँ पर कि दो तरह की इवेपोट्रांसपिरेशन होती है, लिख लो ये बात भी। इवेपोट्रांसपिरेशन आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह की इवेपोट्रांसपिरेशन होती है। वन इज नोन टू बी एज द पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, पहला आता है आपका PET, दैट इज नोन टू बी एज द पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। Another one is known to be as the actual evapotranspiration. Sir, I will say that दोनों को थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, कुछ नई लाइन भी लिखवा दूंगा, वैसे जरूरत तो नहीं है बट फिर भी। पहली आती है पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। ये होता क्या है? सर, आई विल से दैट कि whenever there is water in the field, शब्दों पर गौर देंगे, whenever there is water in the field, there is always the occurrence of evapotranspiration in the field. जब जब फील्ड में पानी होगा, जब जब हमारा इवेपोट्रांसपिरेशन होता ही रहेगा। किसी बच्चे का मुझे ये कहना था, इवेपोट्रांसपिरेशन रात में भी होता है क्या? उसने पूछा था। तो आपका क्या कहना है, इवेपोट्रांसपिरेशन रात में होगा कि नहीं होगा? मैंने बहुत डीप में पढ़ा है तुम्हें इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन, और एक एक डायलॉग पे सिखाई है चीज, तो उम्मीद करूंगा कि तुम इसका आंसर कर दोगे। इवेपोट्रांसपिरेशन रात में होगा क्या? क्यों होगा? अब मेरी बात को सुनना, तुम्हें मैं एक चीज तो बता चुका था पहले, इसे ट्रांसपिरेशन कभी रात में नहीं होता, ट्रांसपिरेशन कभी रात में नहीं होता, ट्रांसपिरेशन हमेशा दिन में होता है। हाँ, इवेपोरेशन रात में होता है। इवेपोरेशन हो सकता है, इवेपोट्रांसपिरेशन नहीं हो सकता, याद रखिए, ठीक है।
तो ये चीज याद रखना। खैर अभी मुद्दे की बात पर आते हैं यहां से। पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन क्या है? पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन क्या है? Potential evapotranspiration is when evapotranspiration occurs when there is full supply of the water. Evapotranspiration occurs in the field when there is full supply of the water. When there is unlimited supply of the water. जब आपकी फील्ड के अंदर अनलिमिटेड सप्लाई होती है पानी की, उस केस में आप लोग कहते हो कि आपका पोटेंशियल इवेपोरेशन चल रहा है। ठीक है, पोटेंशियल का मतलब ही मैक्सिमम पोटेंशियल। फुल सप्लाई चल रही है पानी की और इवेपोट्रांसपिरेशन जितना हो सकता है हो रहा है। आई विल से वन थिंग टू यू कि इवेपोट्रांसपिरेशन एक्चुअली में क्या कवर्स करता है, तो ये चीज लिख लो कि इट इज अज्यूम्ड इन दैट कि क्रॉप्स कवर द होल फील्ड। इस केस में हम लोग मान के चलते हैं कि क्रॉप जो है वो पूरी की पूरी फील्ड को कवर अप कर रहे हैं। क्रॉप कवर्स द होल फील्ड, यानी वेजिटेशन जो है, यानी मीन्स वेजिटेशन इज एट इट्स कल्मिनेटिंग एक्सटेंट। वेजिटेशन इज एट इट्स कल्मिनेटिंग एक्सटेंट, मैक्सिमम एक्सटेंट की तरफ है अपनी वेजिटेशन। जितनी वेजिटेशन उग सकती है उतनी वेजिटेशन उग रही है, बिकॉज देयर इज प्लेंटी ऑफ द वाटर अवेलेबल फॉर देम, सो आई कैन से दैट दे विल ग्रो एट द मैक्सिमम एक्सटेंट। सो वेजिटेशन इज एट इट्स कल्मिनेटिंग एक्सटेंट, वो पूरे के पूरे फील्ड को कवर अप करके चलती है। पोटेंशियल इवेपोरेशन के केस में हम लोग इसको एज्यूम करके चलते हैं। नाउ देयर इज अनदर टर्म दैट इज नोन टू बी एज द एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन। नाउ व्हाट इज द एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन सर? व्हाट इज एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन? आई विल से दैट evapotranspiration when there is availability of the water in the limited pattern, when there is limited supply of the water in the field, limited supply of water in the field। तो अभी तुम लोगों को एक चीज तो समझ आ चुका है कि लिमिटेड सप्लाई का मतलब क्या है, कि तुम पूरे का पूरा सिस्टम पे पानी नहीं दे रहे। प्रैक्टिकली सोच के चलना, तुमने थोड़ी देर पहले पिछले लेक्चर में पढ़ा था टाइम फैक्टर, और तुमने ये चीज जानी थी कि कैनाल सारा साल नहीं चलती, कैनाल जब जरूरत होती है जब चलाया जाता है। तुम कहते भी हो इस चीज को कि तुम डैम का जो स्पिलवे है, डैम का जो गेट है, जब खोलते हो जब भी कैनाल में पानी आता है। जाहिर सी बात है सर, अगर तुम उसको बंद करके रखोगे तो कैनाल में पानी नहीं आएगा ना। तो तुम्हें पता है कि कैनाल एक्चुअली में सारा साल नहीं चलती, कैनाल जरूरत के टाइम पर चलती है। जब पानी का लेवल बढ़ जाता है तो दूसरे स्टेट वाले खोल देते हैं तो पानी आ जाता है। हमारे भारत का ये बहुत बड़ा सीन है। तो मेरे ख्याल में पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें पानी पर लड़ाई हो रही है। मैंने और किसी देश का पढ़ा भी नहीं है अभी तक। ये भारत है हमारा, यहाँ वो होता है जहां दुनिया में नहीं हो सकता। खैर बाय द वे, अभी एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन की बात कर रहा हूं तो मैं थोड़ा रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में एक पॉइंट एक्स्ट्रा आ जाए। तुमने पढ़ा था टाइम फैक्टर कि कैनाल जो है वो पूरे साल के लिए रन नहीं होती, वो कुछ कुछ टाइम पे रन होती है और उसी से हम पानी की पूरी कंडीशन को करते हैं फुलफिल। अभी बात आती है यहां से सर, जब तुम्हें पता है कि कैनाल पूरा रन नहीं होता तो पानी भी तो लिमिटेड आएगा, हा? लेकिन इवेपोट्रांसपिरेशन तो चल रहा है। उस केस में हम कहते हैं कि मेरा पानी अवेलेबल नहीं है और इवेपोट्रांसपिरेशन भी हो रहा है, दैट इज नोन टू बी एज एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन। और ये टाइम फैक्टर और एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन मेरे कैनाल को रन करने में बहुत काम आते हैं, ये बात सच है। ठीक है, इनसे मुझे पता लगता है कि मुझे कैनाल को कितने टाइम के लिए रन करवाना है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन के केस में आप लोग किस किस चीज को कंसीडर करके चलते हैं, ये भी लिख लो। इट कंसीडर्स व्हाट? इट कंसीडर्स द क्लाइमेटिक फैक्टर्स, इट कंसीडर्स क्लाइमेटिक फैक्टर्स, या तुम इसको मीटरोलॉजिकल फैक्टर्स के नाम से भी जान सकते हो। प्लस लेडीज एंड जेंटलमैन, जो क्लाइमेटिक फैक्टर को कंसीडर करता है सॉइल फैक्टर को भी कंसीडर करेगा, प्लस प्लांट फैक्टर को भी कंसीडर करेगा, जो कि पोटेंशियल में जनरली नहीं होती ये सब चीजें कंसीडर, बिकॉज पोटेंशियल में दुनिया भर का पानी है। सॉइल सोख भी लेगी तो भी फर्क नहीं आएगा, सोखने दो। बट यहाँ पर बहुत फर्क आएगा क्योंकि लिमिटेड पानी है, इसलिए ये तीनों चीजें हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। ठीक है, अभी मेरी बात आती है, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा देता हूँ तुम्हें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखने हैं, कुछ काम आएंगे आपके बहुत ज्यादा ना। अभी पहला पॉइंट आपको मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप क्लेई सॉइल की बात कर रहे हो, अगर आप क्लेई सॉइल की बात कर रहे हो यहाँ से,
तो क्ले सॉइल के लिए हमेशा याद रखिएगा कि एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन अपॉन पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन हमेशा 1 के बराबर होता है, और आई विल से दैट AET ऑलवेज इक्वल टू PET क्ले सॉइल के लिए हमेशा बराबर होता है। दूसरा पॉइंट मैं यहां से लिखना चाहूंगा लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हेन वाटर सप्लाई, अगर आपकी वाटर सप्लाई जो है व्हेन वाटर सप्लाई इज ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड वाटर, मतलब वाटर सप्लाई रिक्वायर्ड वाटर से ज्यादा चल रही है, आई विल से दैट व्हेन वाटर सप्लाई ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड वाटर, और आई विल से दैट उस केस में मैं लिख सकता हूं कि अभी एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन से ज्यादा पानी दे रहे हो, तो जितना पानी उसको चाहिए था उस टाइम पे, एक्चुअल इवेपोरेशन टाइम पे जितना भी पानी चाहिए था उससे ज्यादा दे रहे हो, तो तुम वाटर सप्लाई जो है वो रिक्वायर्ड वाटर से अगर ज्यादा देते हो तो उस केस में आप लोगों का एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन ही पोटेंशियल बन जाएगा अपने आप में, एक्चुअली पोटेंशियल के बराबर आ जाएगा अपने आप में, क्योंकि पानी तुम ज्यादा दे रहे हो। हाँ, उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन तीसरा फैक्टर यहां पर लिखना, व्हेन वाटर सप्लाई इज लेस देन द PET, व्हेन वाटर सप्लाई अगर आप लोगों की रिक्वायर्ड वाटर से भी कम, नहीं रिक्वायर्ड से कम तो जाती नहीं है, मैं कहूंगा पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन से कम है, लेकिन रिक्वायर्ड वाटर के बराबर है, बट इक्वल टू रिक्वायर्ड वाटर, ऐसा लिख लो, बट इक्वल टू रिक्वायर्ड वाटर। आप रिक्वायर्ड वाटर से कम नहीं दे सकते कभी, क्योंकि अगर तुम जरूरत के हिसाब से भी नहीं दे पा रहे तो आपकी क्रॉप ढंग से उगी नहीं पाएगी। मेजर सीन तो यही है ना। आई विल से दैट उस केस में आपका एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन अपॉन पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन हमेशा 1 से कम रहेगा, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। और आई विल से दैट एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन ऑलवेज लेस देन पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। चौथी चीज आप लोग यहां से ध्यान रखेंगे, ये भी काम आएगी आपके, एट मेल्टिंग पॉइंट एट PWP। स्वागत ईशा शर्मा जी का। एक छोटा सा ब्रेन एक्सरसाइजर आपके लिए यहाँ पर, कैन यू प्लीज टेल अस व्हाट इज PWP? Can you please tell us what is PWP? ये आई भी है या आके चली गई है? और कोई लिख दीजिएगा यार, PWP क्या होता है? नहीं, फुल फॉर्म नहीं पूछा, डेफिनेशन पूछा। फुल फॉर्म नहीं पूछा, डेफिनेशन पूछा। लेक्चर नंबर 2 में बताया PWP के बारे में, पढ़ लेना, ठीक है। एट PWP परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट, आई कैन से दैट वाटर तो अवेलेबल नहीं हो पा रहा, वाटर अवेलेबल ही नहीं हो पा रहा प्लांट की तरफ, तो ट्रांसपिरेशन तो होगा ही नहीं। वाटर इज नॉट अवेलेबल टू द प्लांट्स, वाटर इज नॉट अवेलेबल टू द प्लांट्स, सो आई कैन से दैट देयर इज नो चांसेस ऑफ द ट्रांसपिरेशन, सो देयर इज नो ट्रांसपिरेशन। जब पानी पेड़ों में है ही नहीं तो ट्रांसपिरेशन कहां से होगा? सिंपल सा लॉजिक है। आई कैन से दैट कि वहां पर एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन 0 हो गया। सो ये बात आपको याद रखना है कि AET अपॉन PET का रेशियो उस केस में 0 होता है। ऑब्जेक्टिव में ये 4 पॉइंट पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपके लिए जानना जरूरी है, काम आएंगे तो लिख लेना, ठीक है। अब इसके बाद मेरी बात आती है यहाँ से लेडीज एंड जेंटलमैन कि इवेपोट्रांसपिरेशन को किस तरह से मेजर किया जा सकता है। इवेपोट्रांसपिरेशन कैन बी मेजर्ड बाय 2 मेथड्स। जनरली 2 मेथड से मेजर किया जा सकता है। पहला मेथड आप लोगों का यहाँ पर होता है, दैट इज नोन टू बी एज द डायरेक्ट मेथड, एंड द सेकंड वन इज नोन टू बी एज बाय यूज ऑफ सम एम्पिरिकल फॉर्मूलास। तो आप लोगों को मैं लिखवाना चाहूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू गो विद द डायरेक्ट मेथड एज वेल। हम लोग पहले डायरेक्ट मेथड को पढ़ लेते हैं, सिंपल फॉर्मूले लिखवाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा। PSC तक के लेवल के लेकर चल रहा हूँ, जेई में तो 1-2 ही काम आएंगे, वैसे 6 हैं। डायरेक्ट मेथड इट इंक्लूड्स 3 methods. What are those methods as follows? मेथड कौन कौन से होते हैं सर? पहला मेथड मेरे पास आता है यहाँ पर, पहला मेथड मेरे पास आता है सॉइल मॉइस्चर स्टडी।
सॉइल मॉइस्चर स्टडी। दूसरा मेथड मेरे पास आता है लिसिमीटर मेथड। तीसरा मेथड मेरे पास आता है यहां पर लेडीज एंड जेंटलमैन इनफ्लो एंड आउटफ्लो, इनफ्लो एंड आउटफ्लो मेथड। ठीक है, अब एक एक करके सब पढ़ा देता हूँ। हाँ, तो पहले हम लोग लेकर चलेंगे यहाँ पर सॉइल मॉइस्चर मेथड को। सॉइल मॉइस्चर मेथड क्या होता है? सॉइल मॉइस्चर मेथड की मैं बात करना चाहूँ तो आई कैन से दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, यार एक चीज कॉमन सेंस आती है, ये तुम्हें पता है इसके नाम से कि तू यू नीड टू स्टडी अबाउट द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल। अगर उसमें पहले से कुछ पानी है मिट्टी के अंदर तो तुम्हें एक्स्ट्रा पानी मिलाने की जरूरत नहीं है, यानी तुम्हारी इरिगेशन रिक्वायरमेंट उतनी कम हो जाएगी अगर मिट्टी में पहले से पानी अवेलेबल है। जाहिर सी बात है। तो मैं एक चीज तो कह सकता हूं कि अगर तुम्हें एक्यूरेट डाटा चाहिए ना, यहां पर अगर तुम्हें एक्यूरेट डाटा चाहिए तो ये तो कंफर्म कर लेना कि तुम्हारा वाटर टेबल का कोई कनेक्शन ना हो मिट्टी के साथ। अगर वाटर टेबल का पानी की मिट्टी के साथ कनेक्शन है, वाटर टेबल के पानी का मिट्टी के साथ कनेक्शन है, तो जाहिर सी बात है वो इंटरफेयर करेगा, वो दखल अंदाजी करेगा मिट्टी के साथ और वो मिट्टी में पानी देने की कोशिश करेगा। लेकिन तुम ये भी जानते हो कि वाटर टेबल का कोई भरोसा नहीं है, कब साथ छोड़ दे कुछ नहीं पता। एक दिन सूरज की किरणें पड़ी नहीं कि वाटर टेबल साथ छोड़ देगा, बहुत जल्दी साथ छोड़ता है पानी, बराबर है, और पकड़ता भी बहुत जल्दी है, इसलिए थोड़ा संयम बनाकर लेवल पे चलते रहना। मैंने कहा यहां पर कि यार तुम्हें एक्यूरेट डाटा चाहिए, तुम वो हो जो दुनिया को पलट सकते हो, बिकॉज यू आर इंजीनियर। सही में सर आपकी यही बातें तो है जो इंजीनियरिंग करके दुख नहीं होने देती, वरना तो दुनिया कहती है खाली बैठा था इंजीनियरिंग कर लेता। अभी बात आती है यहां से कि तुम्हें एक चीज तो समझ आ गई है कि यार तुम्हें अगर एक्यूरेट डाटा चाहिए तो तुम्हें उस वाटर टेबल के पानी को थोड़ा साइड ही रखना पड़ेगा, क्योंकि उसका भरोसा नहीं है कब छोड़ दे साथ, जाहिर सी बात है। तो अभी मेरी बात को क्लियर करना कि यार वो वाटर टेबल का जो पानी है, मैं ये एज्यूम करके चलूंगा कि इट इज मच बिलो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर, सो दैट इट इज नॉट इंटरफेयरिंग विद द रूट जोन ऑफ द प्लांट और द सॉइल इन द रूट जोन ऑफ द प्लांट, जाहिर सी बात है। सो आई विल से दैट इतना तो समझ आ चुका, लिख देता हूं ये बात तो मैं और क्लियर हो जाएगा। इन दिस मेथड we study about the moisture content of the soil, we study about moisture content of the soil, और चीज आती है यहां से, then we conclude that water required for the crops in extra of the available moisture in the soil। बेसिक्स ऑफ फिनोमेना समझ में आ चुका है। अब मेरी बात आती है यहां से लेडीज एंड जेंटलमैन कि जब बेसिक्स ऑफ फिनोमेना समझ में आ चुका है तो और एक चीज क्लियर कर लेना यहां से, it is assumed that the water table should be, it is assumed that the water table, groundwater table level should be much below from the surface, so that it won't interfere with the ground, so that it won't interfere with the soil in the root zone। एक बार यस या थम्स अप करके बताइएगा समझ आया कि नहीं आया, फिर हम आगे चलते हैं। अब दूसरा मेथड मेरे पास आता है, दैट इज नोन टू बी एज द लेसीमीटर मेथड। सो व्हाट इज द लेसीमीटर मेथड? पहली बात तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि ये लेसीमीटर होता क्या है। इट इज अ सिलेंड्रिकल कंटेनर, इट इज द सिलेंड्रिकल कंटेनर buried inside the soil, open at one end
have similar condition to that of the environment, have similar condition to that of surrounding soil and environment, surrounding soil and environment. एक सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है तुम्हारे पास, उसको तुम क्या करते हो कि दिस इज योर ग्राउंड लेवल, दिस इज योर ग्राउंड लेवल, इस ग्राउंड लेवल के अंदर तुम उस सिलेंड्रिकल कंटेनर को गाड़ देते हो और उस सिलेंड्रिकल कंटेनर को इस तरह से गाड़ते हो कि जो सिलेंड्रिकल कंटेनर की रिम होती है वो बिल्कुल टॉप सरफेस के साथ कोइंसाइड करेगी, बिल्कुल गाड़ दो। और इस सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर तुम लोगों की मिट्टी है और ये सिलेंड्रिकल कंटेनर ऊपर से खुला है, नीचे से मेश्ड है। नीचे से कैसा है ये? मेश्ड है। मेश्ड का मतलब जाली है, इसमें और कुछ नहीं है, जाली। नीचे तुम क्या कर रहे हो, इस सिलेंड्रिकल कंटेनर के नीचे एक पैन होता है and the plant is being sowing in this लिसीमीटर। इस लिसीमीटर के अंदर तुम एक पौधा उगा दो। तुम, ये कंटेनर है और कुछ नहीं है, इसके अंदर तुम एक पौधा उगा दो। बिल्कुल वही कंडीशन रखना जो तुम्हारी सराउंडिंग सॉइल की कंडीशन है, यानी जिस सॉइल की तुम टेस्टिंग कर रहे हो या जिस सॉइल पे तुम्हारी फसल उग रही है वही कंडीशन तुम्हारे इस लिसीमीटर की होनी चाहिए, ठीक है। अब तुम क्या कर रहे हो, तुम एक्चुअली में यहां से इवेपोट्रांसपिरेशन निकालना चाहते हो। तुम यहां पर लेडीज एंड जेंटलमैन ये कह सकते हो कि यार अगर तुम इसके अंदर पानी डाल रहे हो, अगर तुम इसके अंदर पानी डाल रहे हो तो ये पानी बहता 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 कुछ पानी नीचे आके कलेक्ट हो जाएगा, कुछ पानी नीचे आके कलेक्ट होएगा। सपोज मैंने कहा कि मैंने इसके अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूब का पानी डाला था और ये बाकी तो एब्जॉर्ब हो गया, नीचे आके मेरे पास 0.2 सेंटीमीटर क्यूब का पानी मिल गया। तो इस लिसीमीटर के अकॉर्डिंग आई कैन से दैट, इस लिसीमीटर के अकॉर्डिंग आई कैन से दैट कि कंजम्पटिव यूज ऑफ द वाटर कितना आ गया। मेरे शब्दों पर गौर देना, लिखवा तो मैं तुम्हें दूंगा ही। कंजम्पटिव यूज कितना हो गया, 1 माइनस 0.2 दैट इज 0.8 सेंटीमीटर क्यूब का कंजम्पटिव यूज हो गया। कंजम्पटिव यूज का मतलब क्या है कि तुम एक्चुअली में इस पानी को लॉस में नहीं दे सकते। तुम्हारा ये पानी ना तो इवेपोरेट होगा ना तो ट्रांसपोरेट होगा, बिकॉज ये पानी तो प्लांट यूज कर चुका है। आई कैन से दैट ना। तो अवेलेबल इवेपोट्रांसपिरेशन कौन सा होगा, एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन कितना होगा, 0.2 सेंटीमीटर क्यूब का। सो विद द हेल्प ऑफ दैट लिसीमीटर यू आर एक्चुअली कंक्लूजिंग दिस रिजल्ट दैट कि इवेपोट्रांसपिरेशन के लिए अवेलेबल वाटर अभी कितना है, 0.2 सेंटीमीटर क्यूब है, और कंजम्पटिव यूज कितना हो रहा था वो तुमने निकाला। बाकी इनडायरेक्ट एनालिसिस करके तुमने ये निकाल दिया। समझ करेंगे, समझ आया तो। अभी मेरी बात आती है यहां से, मैं लिख देता हूं इसमें कि लिसीमीटर शुड बी प्लेस्ड, लिसीमीटर should be placed in isolated area of the field. What do you mean by the isolated area of the field? Where is no disturbance, where there is no disturbance. जहां पर किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती उसको कहते हैं आइसोलेटेड एरिया। तो ऐसा लिख लो, फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो यार, फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस, और आपको रिजल्ट अच्छा मिल सके, जाहिर सी बात है। अभी इसके बाद मेरी एक और बात आती है यहां से, water being drop out in the lysimeter will be used by the plants and some of it drop down in the pen, drop down in the pen, drop the down water indicates amount of water that can be evapotranspirated. ठीक है, अब तुम एक चीज तो लिख सकते हो यहां से, इफ यू वांट टू राइट वन इक्वेशन रिगार्डिंग दिस देन यू कैन से दैट Cu इज इक्वल टू व्हाट, Cu इज इक्वल टू में कितना पानी तुम डाल रहे हो, दैट इज इनफ्लो, प्लस कितना रेनफॉल हो रहा था, दैट इज इनफ्लो प्लस कितना रेनफॉल हो रहा था, माइनस में जितना भी ग्राउंड वाटर में स्टोर हो रहा था वो निकलेगा, ग्राउंड वाटर में जितना भी स्टोर हो रहा था वो निकलेगा, माइनस में लेडीज एंड जेंटलमैन जितना भी फ्लो जा रहा था। अब मेरी बात को समझना, मैं लिख देता हूँ
CU क्या है? दैट इज द कंजम्पटिव यूज. I is the total inflow of the water. I is the total inflow of the water. कितना फील्ड में पानी डाला. P is the effective rainfall. P क्या है? Effective precipitation. G क्या है? ग्राउंड वाटर स्टोरेज. जितना पानी वाटर ग्राउंड में स्टोर हो रहा है और जितना पानी फील्ड से बाहर जा रहा है, वो क्या है? वो क्या है? आउटफ्लो. तो तुम इस इक्वेशन से क्या जान सकते हो? तुम इस इक्वेशन को क्या लगा रहे हो? मतलब मुझे सिर्फ एक ही बात जाननी है कि इस इक्वेशन के पीछे का लॉजिक क्या है. तुमने आज से पहले कभी इस तरह की इक्वेशन देखी हो या जानी हो? इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या कह रहा है? कैन यू प्लीज टेल मी? इस इक्वेशन के पीछे का लॉजिक या उसका प्रिंसिपल आपको क्या बताने का प्रयास कर रहा है? कैन यू प्लीज टेल मी? Plant use of the water, that is not the logic. That is the term. Consumptive use is the plant use. I am saying that what is the principle behind that term? That equation के पीछे का principle क्या है? आप लोगों को कुछ याद नहीं है. रट्टा मारो जिंदाबाद का खेल चल रहा है. जिस हिसाब से मैं डीप में जाने की कोशिश करता हूँ, समझाता हूँ, लॉजिक लगाता हूँ, आप लोग बिल्कुल नहीं लगा रहे हो. You can say that ना, that is actually the storage term. That is the inflow. That is total the outflow. I can say that that is inflow, that is outflow और जो बचा storage. तो ये क्या है? बजट इक्वेशन ही तो है. It is a principle of budget equation. वाटर बजट इक्वेशन पढ़ी थी हाइड्रोलॉजी में, वो ही तो लगाई है मैंने और करा के. थोड़ा ढंग से सीखो समझो, अच्छा रहेगा. ठीक है. अभी इसके बाद मेरी बात आती है यहाँ से कि इनडायरेक्ट मेथड या एम्पेरिकल फॉर्मूलाज की अगर मैं बात करूं तो वो कौन कौन से थे. चलिए एम्पेरिकल फॉर्मूलाज की तरफ चलते हैं. 3 तरह के एम्पेरिकल फॉर्मूलाज आते हैं, उसी को हम लोग देखेंगे, बस और कुछ नहीं है. पहला आता है मेरे पास ब्रेनली-क्रेडल इक्वेशन. ये ब्रेनली-क्रेडल इक्वेशन का क्या फॉर्मूला आ रहा था? बस फॉर्मूला याद रखना है और कुछ नहीं कहना. दैट इज कंजम्पटिव यूज इज इक्वल टू Kp बाय 40 इंटू में 1.8 इंटू में T प्लस में 32. नाउ वेयर Cu इज द कंजम्पटिव यूज. Cu is the consumptive use. No need to go with the logic behind this. We need to only learn this because it is not so important, but आ भी सकता है, इसलिए थोड़ा सा बस याद रखेंगे. Consumptive use of the water. P is the precipitation. K is what? K is what? Can you please tell me what is K? K is known to be as the crop factor. हर क्रॉप के लिए अलग अलग होते हैं. K is the crop factor. उसके बाद T आता है मीन मंथली टेम्परेचर. T आता है मीन मंथली टेम्परेचर. मीन मंथली टेम्परेचर ऑफ द फील्ड इन डिग्री सेल्सियस. ठीक है. और कुछ बचा है क्या? बस यही है. तो फॉर्मूला अगर आएगा तो हम लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि एग्जाम में काम आता है. चलिए आगे की मेरी बात आती है सेकंड इक्वेशन क्या होती है. आगे की मेरी बात आती है सेकंड इक्वेशन क्या होती है. दैट इज द पेन इवेपोरेशन मेथड और आई विल से दैट इट इज द हारग्रीव्स पेन इवेपोरेशन मेथड. सबको पता है यार पेन इवेपोरेशन क्या होता है. आई एम नॉट हियर टू टेल यू अबाउट द पेन इवेपोरेशन बिकॉज आई विल सजेस्ट यू मेरा हाइड्रोलॉजी का लेक्चर देखना, आप लोगों को पेन इवेपोरेशन मिल जाएगा, पूरा पढ़ा है. ठीक है. एक ही चीज बोलना चाहूंगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि इन दिस मेथड हम कौन से वाला पेन यूज करते हैं. इन दिस मेथड वी यूज क्लास ए पेन और यूएस जियोलॉजिकल पेन, यूएस जियोलॉजिकल फ्लोटिंग पेन. हम 2 पेन यूज करते हैं जनरली, क्लास ए पेन और यूएस जियोलॉजिकल फ्लोटिंग पेन. नोट करके ये बात आप लोग ध्यान रखना कि इंडिया में कौन सा यूज होता है. इन इंडिया वी यूज व्हाट? इन इंडिया वी यूज क्लास ए पेन. इंडिया के अंदर हम लोग क्लास ए पेन का यूज कर रहे हैं इस मेथड को यूज करने के लिए. ठीक है. अभी इस मेथड के अकॉर्डिंग हाउ वी आर गोइंग टू कलेक्ट ऑल द डाटा फ्रॉम दिस. आई विल से दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों को एक चीज तो पता था यार कि इवेपोट्रांसपिरेशन इज इक्वल टू में K into में EP, that is K is what? K is known to be as the Penn coefficient. K is known to be as the Penn coefficient and I have already told you what is the Penn coefficient. लिख लो ये बात अभी भी. US पेन के लिए कितना होता है? That is 0.8 होता है K का वैल्यू. और whenever you are talking about the class A pen, its value is 0.78 I think so. 73 या 78 है ऐसी कुछ.
देख लेंगे। इसको जरा चेक कर लेना हाइड्रोलॉजी वाले लेक्चर में, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ 7.3 है कि 7.8 है। बस यही है, इस तरीके से हम लोग इवेपोट्रांसपिरेशन यहाँ से निकाल रहे हैं। अभी मेरी बात आती है यहाँ से लेडीज एंड जेंटलमैन की थर्ड वन मेथड इज नोन टू बी एज द, एक तो हो गया मेरे पास, ये हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट आता है थर्ड वन, तो दैट इज द पेनमान्स इक्वेशन। थर्ड वन मेथड आता है मेरे पास पेनमान्स इक्वेशन। पेनमान्स इक्वेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसएससी जेई में भी एक दो बार इसका चर्चा किया गया है, खाली फॉर्मूले का, नथिंग एल्स। According to this equation, evapotranspiration is given to you as A into HN plus में EA into gamma upon में gamma plus में A. Now what is ET? ET is the evapotranspiration. It is the evapotranspiration. A is actually the slope of saturation vapor pressure versus temperature. Saturated vapor pressure versus temperature graph. ठीक है, उसका स्लोप है ये आपका ए। उसके बाद आता है मेरे पास यहाँ पर लेडीज एंड जेंटलमैन आपका हीट क्या है? हीट इज द सोलर रेडिएशन जो कि इवेपोरेशन कॉज कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा नेट इनकमिंग सोलर रेडिएशन causes evaporation in mm। ठीक है, उसके बाद क्या बचा मेरे पास? गामा। गामा इज द कांस्टेंट दैट इज नोन टू बी एज द साइकोमेट्रिक कांस्टेंट। गामा इज द कांस्टेंट, इट्स वैल्यू की बात अलग करूं तो मैं अलग होती है वैसे तो हर किसी के लिए, इट इज साइकोमेट्रिक कांस्टेंट एंड जनरल वैल्यू इज, इसका वैल्यू अगर मैं कहना चाहूं जनरली दैट इज 0.49। ये आपको याद रखना है पर डिग्री सेल्सियस, 0.49 mm ऑफ Hg पर डिग्री सेल्सियस, ये आपको याद रखना है। कभी पूछेगा नहीं, ये सब पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काम आ सकता है। I will say that if you are preparing for SSC JEE, if you are only preparing for SSC JEE, then formula is important. If you are preparing for Rajasthan JEE, then formula is very important. ठीक है, अभी no need to go deeply inside this because numerical तो पोस्ट में नहीं है। If you are preparing for Rajasthan JEE, if you are preparing for Rajasthan JEE or state PSCs, then you should learn this value of gamma. Otherwise, you can leave it. ठीक है, अब यही चैप्टर यहाँ पर मेरा फिनिश होता है। वाटर रिक्वायरमेंट का पूरा कंसेप्ट खत्म। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, वी नीड टू सॉल्व क्वेश्चंस। हमको इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या कहता है, जो कर रहा हूँ आप देखते रहना, अच्छा रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि आपको एक टेबल गिवन है। टेबल कैसी गिवन है कि आपको गिवन है यहाँ पर मंथ्स, उसके बाद गिवन है एवरेज मंथली टेम्परेचर गिवन है, उसके बाद आपको कह रहे हैं यहाँ पर मंथली परसेंटेज टाइम आर, मंथली टाइम आर गिवन है, उसके बाद आपको कह रहे हैं यहाँ पर यूजफुल रेनफॉल है, उसके बाद आपको कह रहे हैं यूजफुल रेनफॉल गिवन है। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले आपके पास ये गिवन है नवंबर, दिसंबर, जैन और फेब। उसके बाद आपको ये गिवन है 19, 16, 12.5 और 13। Then it is given to you as 7.19, 7.15, 7.3 and 7.38. It is given to you as इस टाइम पे कोई रेनफॉल नहीं हुआ, इस टाइम पे रेनफॉल हुआ है 1.2 का, इस टाइम पे हुआ है 0.8 का, और इस टाइम पे कोई रेनफॉल नहीं हुआ। ये डाटा गिवन है क्वेश्चन में। आपको कहता है यूजिंग द ब्लेनली क्रेडल इक्वेशन, यूज ब्लेनली क्रेडल इक्वेशन। आपको गिवन है क्रॉप फैक्टर इज इक्वल टू 0.75। फर्स्ट यू नीड टू फाइंड द कंजम्पटिव यूज, सेकंड यू नीड टू फाइंड CIR, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, थर्ड you need to find the FIR. It is given to you in the question that water application efficiency is 70%. It is given. ठीक। Now ladies and gentlemen, सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में ये डाटा गिवन है। I can say that this is my T and this is my P. ठीक, मैंने कुछ गलत लिख दिया शायद से। ये प्रेसिपिटेशन नहीं होता,
ये होता है मंथली टाइम आवर, ये होता है मंथली टाइम आवर। कितने टाइम के लिए आपने ये डाटा कलेक्ट करा है, मंथली टाइम आवर, ठीक है। आपको ये चीज तो पता है कि व्हाट द ब्लेन्स इक्वेशन सेड टू यू, डीसी इक्वेशन आपको कहती क्या है? आई कैन राइट इट एज cu इज इक्वल टू kp by 40 into 1.8 into t plus में 32। Now first of all I need to find cu for every month, cu for every month। So I will say that कि for this November, for November cu का वैल्यू कितना आ जाएगा? What is the value of k? That is 7.5, sorry 0.75, it is given to me in the question। t का वैल्यू कितना है इस मंथ के लिए? 7.19 into 7.19 अपॉन में 40 into 1.8 into t का वैल्यू कितना है? 19। t का वैल्यू कितना है? 19 into 19 प्लस में 32। When I will be going to solve it, I will get it as 11.9। नवंबर के लिए मेरे पास कितना आ रहा है cu? cu आ रहा है नवंबर के लिए, नवंबर के लिए cu आ रहा है 11.9। Similarly I can say that I can calculate the value of cu for December, जनवरी एंड फरवरी। यहां से उसी फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करूंगा क्योंकि सबके लिए p और t गिवन है, pt 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 सबके लिए गिवन है। I will put the value and find the answer। I am just writing the answer here 10.87, उसके बाद 9.95 और 9.74 ये मेरे पास आ रहा है और एक मेरे पास आ रहा है 11.9। I will say that कि टोटल cu क्या होगा? टोटल cu क्या होगा? I can write 11.9 plus 10.87 plus 9.95 plus 9.74। When I will be going to solve it, I will get total cu as 42.46। कोई डाउट ही नहीं है, इतना समझ में आ चुका है। सेकंड में मुझे पता है लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ पर कि व्हाट इज ये, दिस इज माय cu, दैट इज माय फर्स्ट पार्ट। सेकंड के लिए मुझे पता है CIR क्या होता है? CIR इज इक्वल टू cu माइनस में रेनफॉल, cu माइनस में रेनफॉल। I know that कि RE is equal to rainfall and what is the total amount of the rainfall? According to question, 2 ही महीने में रेनफॉल हुआ है, 2 में नहीं हुआ, तो I can write it as 1.2 plus 0.8। तो टोटल रेनफॉल कितना हुआ? 1.2 plus 0.8। I will solve it and get it as 2। यूनिट की कोई टेंशन नहीं है, यूनिट आप कन्वर्ट कर लेना, मैं तो कंसेप्ट समझ रहा हूं। तो I can write it as ना CIR is equal to 42.46 minus में 2, that is equal to 40.46। Now I can write it as कि FIR कितना आएगा? I know that FIR कितना होता है? That is NIR upon में eta A। I don't know NIR, I don't know NIR, लेकर चलता हूँ अभी। ये क्या है? थर्ड पार्ट है। And I know that what is the value of NIR? NIR is equal to CU प्लस में लीचिंग रिक्वायरमेंट प्लस में प्री सोइंग रिक्वायरमेंट। आज ही पढ़ाया। अभी ये कितना है? ये तो गिवन ही नहीं है ना, ये तो गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में, ये 0 हो गया। Now I can say that NIR is equal to में CIR, तो मैं लिख सकता हूं यहां से FIR क्या हो गया? 40.46 अपॉन में इटा A कितना गिवन था क्वेश्चन में? 70%। ठीक है, I can write it as 0.7 into 100 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। And I will be going to solve it, I will get it as what? FIR है ना, irrigation requirement है, 42 point कुछ आ रहा है। And I will solve it 42.64 सेंटीमीटर। इस तरह से ये क्वेश्चन हो सकता है, उम्मीद है समझ आ गया होगा। If you are only preparing for PSC exam, any PSC exam, then you need to go with this kind of the concept, otherwise clear है। ठीक है सर, AE JEE दोनों क्लियर होगा? यस यस हो जाएगा। मैंने कुछ और दे रखा है। एक मिनट रुक जाओ, एक बार इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है एक बार। ये कितना आ रहा है? ये मैंने 11.9 जो लिखा है,
देवानंद एक बार ये कैलकुलेट करना, ये क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू मेरे ख्याल में गलत हो गई है कुछ। ये कैलकुलेट करना, सॉल्व करने के बाद ये कितना आ रहा है, कोई वैल्यू गलत हो गई, कंसेप्ट तो सेम है, वैल्यू गलत हो गई होगी कोई, कंसेप्ट तो सेम है। एक बार उसको सॉल्व करना। सर 8.92 आ रहा है, इसमें गलती आ गई है, इसमें गलती आ गई है, इट इज 8.92। देवानंद एक काम करना यार, ये भी गलत आ गए हैं, फिर थोड़े से इनकी वैल्यू गलत आ गई है मेरे पास, जिसके कारण ये गलती हुई है। बाकी कंसेप्ट इज सेम, कंसेप्ट इज सेम, ये वैल्यू गलत आ गई है, इसकी वैल्यू को एक बार सॉल्व करोगे। ये आ रहा है 8.152, सेवन 7.46, 7.30, ये ठीक है। तो जब इसका टोटल कर रहा हूं, तो टोटल करने के बाद मेरे पास आ रहा है 31.8, 31.82। हाँ तो अब सही है ना, 31.82 में से 2 घटा देता हूँ, 31.82 में से 2 घटा देता हूँ, तो 29.82 आ रहा है। अब वही है, अब तो सही करे एकदम, यहाँ पे 29.82 कर देता हूँ, तो चीजें क्लियर है, तो चीजें क्लियर है। इसका वैल्यू भी सेम आ रहा है मेरे पास 42.64, यही आ रहा है सॉल्व करने के बाद, ठीक है। ये कंसेप्ट है, ओके। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोला गया है उसको भी क्लियर कर लेते हैं, कोई अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। ओके, क्वेश्चन में आपको बोला गया है लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसको देखना भाई। द कंजम्पटिव रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप आर, कंजम्पटिव रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप आर, सीयू की बात कर रहा हूं, 0.2 सेंटीमीटर पर डे फॉर 1 to 15, मतलब 1 से 15 दिनों के लिए 0.2 सेंटीमीटर पर डे है। सिमिलरली आई विल से दैट इट इज 0.3 सेंटीमीटर पर डे फॉर 16 से 40 दिन के लिए, 16 से 40 दिन के लिए। इट इज 0.5 सेंटीमीटर पर डे फॉर 41 से 50 दिन के लिए, एंड इट इज 0.1 सेंटीमीटर पर डे फॉर 51 से 55 दिन के लिए। मतलब इतने इतने दिनों के लिए कंजम्पटिव यूज आपको गिवन है, हर फील्ड का ऐसे ऐसे कुछ चल रहा है, ठीक है। पानी पूरा होता जा रहा है तो कम होती जा रही है ना, है तो ऐसे ऐसे चल रहा है। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया कि कंप्यूट, उससे पहले भी इफेक्टिव रेनफॉल कितना आ रहा है, इफेक्टिव रेनफॉल आपको कह रहा है 3.5 सेंटीमीटर का आ रहा है, इफेक्टिव रेनफॉल इतना आ रहा है। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि कंप्यूट टोटल क्वांटिटी ऑफ द वाटर, आपको निकालना है टोटल वाटर, टोटल वाटर आपको निकालना है। इफ एरिया ऑफ द फील्ड इज गिवन टू यू एज, एरिया ऑफ द फील्ड इज गिवन टू यू एज 50 हेक्टेयर्स, आपको एरिया ऑफ द फील्ड गिवन है 50 हेक्टेयर है, ठीक है। और आपको बोला गया कि प्री सोइंग रिक्वायरमेंट, प्री सोइंग रिक्वायरमेंट भी गिवन है। अब क्वेश्चन को समझते हुए चलना, प्री सोइंग रिक्वायरमेंट आपको गिवन है, कितनी है, 5 सेंटीमीटर ऑफ द वाटर, 5 सेंटीमीटर की इतनी इतनी चल रही है। अब एक चीज तो क्लियर आती है, दोबारा क्वेश्चन को सुनो, चीजें और क्लियर होंगी। इट इज गिवन टू बी इन द क्वेश्चन दैट कि शुरू के 15 दिनों में इतना पानी कंजम्पटिव यूज हो रहा है, इतना पानी प्लांट यूज कर रहा है, बाकी 16 से 40 दिनों के लिए इतना पानी जा रहा है, 41 से 50 दिन के लिए इतना पानी जा रहा है, और इसके लिए इतना पानी जा रहा है। और शुरू में इनको उगाने से पहले, इनको उगाने से पहले 5 सेंटीमीटर ऑफ द वाटर आपने दिया था, आपने कहा इनको उगाने से पहले 5 सेंटीमीटर ऑफ द वाटर पर हेक्टेयर आपने यहां पर दिया था, ठीक है। तो आई कैन राइट इट एज लेडीज एंड जेंटलमैन
कि तुमको कह रहा है टोटल वाटर कितना है। अरे सर, कॉमन सेंस तो समझ में आता है कि सभी के पानी को अगर मैं ऐड कर देता हूं, सारी रिक्वायरमेंट्स को ऐड कर देता हूं, टोटल वाटर आ जाएगा। इतना तो क्लियर हुआ। नाउ आई कैन से दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ आई एम गोइंग विद द सॉल्यूशन, सर ड्यूटी डिफरेंट वाला टेबल लिखवाना बोले थे, हाँ लिखवा देता हूँ, अभी लिखवा देता हूँ, टेंशन नहीं लो। ठीक है, वैसे मैं लाया नहीं हूँ यार, मेरे दिमाग में भी नहीं थी, बट फिर भी लिखवा देता हूँ। लिखवाने में ये था कि 6-7 लिखवा देता, लेकिन टेबल में थोड़ी ज्यादा दिखा देता। देखता हूँ, अभी करवा देता। इसको समझो पहले, सॉल्यूशन की बात करता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि शुरू के 15 दिन के लिए जितना भी पानी लग रहा है, CU फॉर फर्स्ट 15 डेज, CU फॉर 1 to 15 डेज के लिए जितना भी पानी लग रहा है 0.2 सेंटीमीटर पर डे था, तो 15 दिन के लिए इतना आ गया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। और मैंने कहा टोटल फील्ड कितना है, 50 हेक्टेयर का है। टोटल फील्ड कितना है, 50 हेक्टेयर का है। 1 हेक्टेयर के लिए निकाल लेता हूँ पहले, और 1 हेक्टेयर, और 1 हेक्टेयर के लिए निकाल लेता हूँ, बाद में मल्टीप्लाई करता फिर लूंगा। मैंने कहा 10⁴ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इतना पर हेक्टेयर था, तो मैंने 1 हेक्टेयर के लिए निकाल लिया। व्हेन आई विल बी गोइंग टू सॉल्व इट, आई विल गेट इट एज टोटल 300 मीटर क्यूब। 300 मीटर क्यूब का पानी आ रहा है। सेकंड में यहां से कह सकता हूं कि CU फॉर 16 से लेकर 40 डेज तक के लिए, 16 से 40 डेज के लिए कितना हो जाएगा, 0.1 था आई थिंक सो, 0.2, 0.3, 0.2 0.2 इंटू में 16 से 40 तक के लिए 25 डेज हो गए, मीटर में कन्वर्ट कर ला, 1 हेक्टेयर के लिए सॉल्व करा। व्हेन आई विल बी सॉल्व इट, आई विल गेट इट एज 750 मीटर क्यूब। सिमिलरली मैं कह सकता हूँ CU फॉर 41 to 50 डेज के लिए कितना हो जाएगा, इसके लिए आ रहा था 0.5 आई थिंक, हाँ 0.5 इंटू 10 कर देता हूँ, 10 दिन हो गए टोटल, 41 से 50 तक 10 दिन हो गए ना। अपॉन में 100 इंटू में टोटल 1 हेक्टेयर में कितना एरिया, इतना। व्हेन आई विल सॉल्व इट, आई विल गेट इट एज 500 मीटर क्यूब। सिमिलरली फॉर 51 से 55 दिन के लिए CU कितना हो गया, 51 से 55 दिन के लिए CU कितना हो गया, आई विल गेट इट एज 0.1 इंटू में 5 अपॉन में 100 इंटू 10⁴। When I will solve it, I will get it as 50 मीटर क्यूब। पांचवी चीज मेरे पास यहाँ पर आ रही थी, प्री सोइंग रिक्वायरमेंट। प्री सोइंग रिक्वायरमेंट कितनी है, 5 सेंटीमीटर की, 1 हेक्टेयर के लिए निकाल देता हूँ। मैं कह सकता हूँ इसको ऐसा, When I will solve it, I will get it as 500 मीटर क्यूब, है ना। चलो, तो टोटल कितना हो गया, टोटल वाटर कितना हो गया, टोटल वाटर पर हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर के लिए टोटल वाटर कितना हो गया, सभी को ऐड कर देता हूँ, सभी को ऐड कर देता हूँ। 300 प्लस 750, 1050 प्लस 50, 1100 प्लस 1000, 2100 आएगा टोटल। 300 प्लस 750 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 50, ठीक है। When I will solve it, I will get it as 2100 टोटल मीटर क्यूब पानी आ रहा है 1 हेक्टेयर के लिए। टोटल वाटर फॉर 50 हेक्टेयर कितना हो गया, टोटल वाटर फॉर 50 हेक्टेयर कितना हो गया, आई विल से दैट 50 से मल्टीप्लाई करो, काम खत्म। 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा इसका। कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना मेरी बात, ये वो पानी है जो तुम्हें चाहिए, लेकिन तुम्हें क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि आपका रेनफॉल हो रहा है 3.5 सेंटीमीटर का, आपका रेनफॉल हो रहा है 3.5 सेंटीमीटर पर हेक्टेयर का। सो आई कैन राइट इट एज ना कि यहाँ पे रेनफॉल हो रहा है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास रेनफॉल हो रहा है, कितना हो रहा है, 3.5 सेंटीमीटर का रेनफॉल हो रहा है। तो आई कैन राइट इट एज, लेडीज एंड जेंटलमैन, जब 3.5 सेंटीमीटर का रेनफॉल हो रहा है पर हेक्टेयर के लिए कितना हो गया, डिवाइडेड बाय दिस इनटू दिस। व्हेन आई विल सॉल्व इट, आई विल गेट इट एज 350 मीटर क्यूब। तो टोटल मैं यहां से लिख सकता हूँ कि 50 हेक्टेयर्स के लिए रेनफॉल कितना हो गया, रेनफॉल फॉर 50 हेक्टेयर्स कितना हो गया, 350 इंटू 50, 350 इंटू 50, 0 5 और 5 3 15 2 17 50 आ रहे हैं, 17,500। अभी नेट अमाउंट कितना हो जाएगा, नेट रिक्वायर्ड वाटर कितना हो जाएगा, नेट रिक्वायर्ड वाटर कितना हो जाएगा, 2100 इंटू 50 माइनस में 17, 350 इंटू 50। When I will solve it, I will get the answer as 87,500 मीटर क्यूब। ये आपका कंसेप्ट है एक क्वेश्चन का, तो ये भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, काम आएगा। इस तरह का क्वेश्चन काम आ जाता है। एक छोटा सा क्वेश्चन और करता हूँ, जेई के लिए ये इंपॉर्टेंट बनता है।
क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या कहता है? द ऑब्जर्व्ड डेप्थ ऑफ द पेनिट्रेशन, द डेप्थ ऑफ द पेनिट्रेशन, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन along length of the border strip, along border strip at 30 meter apart, at 30 meter apart are कौन कौन सी है? 2, 1.9, 1.8, 1.6 एंड 1.5। ये क्या है? ऑब्जर्व्ड डेप्थ ऑफ द पेनिट्रेशन है। 30 मीटर के गैप पर 5 पेनिट्रेशन आपने ऑब्जर्व करी है। आपको कहता है कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी निकालो। आपको निकालना है ईटा डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, ईटा टी। आई नो लेडीज एंड जेंटलमैन, सॉल्यूशन है ये। जेई इंपॉर्टेंट है, एसएससी जेई में ये सब आ जाता है, ठीक है। आई नो देयर इज अ फॉर्मूला। सर व्हाट इज वाई? वाई इज द डेविएशन, वाई इज द डेविएशन? दैट इज एवरेज डेविएशन। D is the average depth, D is the average depth. Now I can write, ladies and gentlemen, what is y here? सबसे पहले तो मैं डी निकाल लूं। डी क्या होगा? 2 प्लस 1.9 प्लस में 1.8 प्लस 1.6 प्लस में 1.5 अपॉन में 5। When I will solve it, I will get it as 1.76 मीटर। कोई डाउट ही नहीं है। y की बात करता हूं, अगर एवरेज निकालना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि 1.76, 2 माइनस में 1.76 का मोड, डिविएशन निकाल रहा हूं। ये एक्चुअली मैं लेक्चर नंबर 3 में सेम क्वेश्चन करा था, इसीलिए बहुत डीप में नहीं जा रहा। सेम कंसेप्ट है तो डिविएशन निकालना मुझे आता है। मैंने कहा था कि 1.9 माइनस 1.76 का मोड प्लस 1.8 माइनस में 1.76 का मोड प्लस में 1.6 माइनस 1.76 का मोड प्लस में 1.5 माइनस 1.76 का मोड अपॉन में 5। When I will solve it, I will get the y value. I will get the y value. मेरे पास इसका आंसर देखना पड़ेगा है कि नहीं। 0.168. Now I know that eta d is equal to 1 minus में 0.168 और में d का वैल्यू कितना आ रहा था? 1.76। सो उम्मीद लेडीज एंड जेंटलमैन आप लोगों को ये सेशन बड़े ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा और आपको जो मैंने बताने की कोशिश करी है उसको समझा भी होगा, सीखा भी होगा। प्लस लेडीज एंड जेंटलमैन आपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे और अगर नहीं करे हैं तो कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में मानो ना मानो, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, आपके एग्जाम में इसी में से आता है। प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, उससे आपको ट्रस्ट थोड़ा सा बन जाएगा और समझ आ जाएगा कि हम जो कह रहे हैं वो आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं। सिर्फ पढ़ो। और इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आ रही है ना तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करो यार, क्योंकि बहुत देश में ऐसी चीजें हैं जो फ्री एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। बहुत लोगों को हमारे कंटेंट के बारे में पता ही नहीं लग रहा। तो ऐसा कंटेंट मैं चाहता हूं देश के हर उस नागरिक तक पास पहुंचे जो सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है या करना चाहता है, बस कर नहीं पा रहा। तो कर भलाई तो हो भलाई, इसी सिद्धांत पर चलते हुए शेयर करो यार। वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करो अगर किसी चीज की कमी लगती है, और अगर अच्छा लगता है तो वो भी लिखो, हमें अच्छा लगता है, ठीक है। इसी के साथ लास्ट में हमेशा की तरह एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, भैया ये मेरा कोड है NG Live। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, इसी तरह का कंटेंट, इसी तरह की नॉलेज डीप में गेन करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरे प्लस कोर्स से जुड़ सकते हैं। दैट इज माई कोड NG Live. It will give you 10% instant discount on overall cost. ये बात आप लोगों को याद रखनी है और आप डायरेक्टली मेरी फैमिली से जुड़ जाएंगे, ठीक ना। कॉस्ट मैंने आपको बताई दी थी, 1 साल और 2 साल की कितनी पड़ती है। इससे कम का कोर्स भी अवेलेबल है, बट आप लोग लेना मत, क्योंकि वो महंगा पड़ता है और उतने में कुछ हो नहीं पाता। सो आई विल रिकमेंड एवरीबडी दैट यू नीड टू गो विद 1 ईयर और 2 ईयर कोर्स। इट विल बी बेनिफिशियल टू यू ऑलवेज। एक तो कॉस्ट सस्ती, काफी सारे टीचर्स मिलते हैं, काफी सारे टीचर्स की स्ट्रेटेजी से इंटरेक्ट होने का मौका मिलता है, जो पसंद आती है वो गेट कर, ठीक है ना। तो मतलब काफी कुछ सही रहता है। 2 साल का कोर्स तो बेस्ट होता है, अगर 2 का नहीं लेना तो 1 साल का तो ले ही लेना। इससे कम में वो आउटपुट और एफिशिएंसी नहीं मिल पाती है आप लोगों को जो मिलनी चाहिए। सो अभी के लिए चलते हैं। थैंक यू फॉर कंटिन्यूअसली वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, वीडियो को शेयर करते रहो, इसी तरीके से कंटेंट मुझसे लेते रहो, पढ़ते रहो और अपने एग्जाम की तैयारी करो। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है, आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है। तो प्लीज बी पॉजिटिव ऑलवेज, नेगेटिविटी को पास भी मत आने देना। अपने आप
में कुछ ना कुछ जरूर समझना, क्योंकि भगवान ने सबको एक टैलेंट दे रखा है। तो भाई कमजोर तुम भी नहीं हो। जिस दिन ये लगे कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा, उस दिन यही सोच लेना कि इतने साल इस धरती पे निकाले हैं, इतनी बाधाओं से लड़कर, इतने मौसम से लड़कर, इतनी परिस्थितियों का सामना करके अब इस पोजीशन पे पहुंचा हूं, तो ऐसा तो नहीं हूं कि कुछ नहीं कर पा रहा, कुछ तो कर सकता हूं। और मेरे अंदर भारतीय जवान का खून दौड़ रहा है, कमजोर तो मैं हो ही नहीं सकता। तो नेगेटिविटी से दूर रह के पॉजिटिविटी में रहना और तैयारी करते रहना। तो चलते हैं यार, बाय।